हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीशन के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोस से बना है और डायनेमिक्स से बना है। थर्मोस मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो और माइग्रेशन। यानी कि हीट और एनर्जी, हीट को हम एनर्जी की टर्म में यूज कर सकते हैं। एनर्जी के माइग्रेशन को या फ्लो को जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है विच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ हीट, branch of chemistry deals flow of heat or energy is called thermodynamics. अब जो एनर्जी की टर्म्स हैं वो कई टाइप से हैं। हम ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस करती है कि किस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द एनर्जी और हीट इज कांस्टेंट। वन टाइप ऑफ एनर्जी transform to other type of energy. The transformation of energy deals by thermodynamics. अब रही बात ये कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं, किस टाइप से एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किन कंडीशंस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन भी डील करती है। कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of energies into each other deals by thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स ये चीज नहीं बताती कि किसी बॉडी के अंदर एनर्जी की क्वांटिटी क्या है। हाँ, ये चीज बताती है कि कितना अमाउंट में एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली गई या फ्लो हो चुका है, उसकी एनर्जी का कितने अमाउंट में। मीन्स केवल डील करती है फ्लो ऑफ हीट को या फ्लो ऑफ एनर्जीज को, या एक फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, जो एनर्जी की एक फॉर्म है उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी फॉर्म में कितने अमाउंट में हुआ है। यानी केवल एनर्जी या हीट का चेंज हम थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्रेस कर पाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक पार्ट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स is macroscopic, like bulk of system, यानी सिस्टम के बल्क तक का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स इज मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक।
यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्ट को डील नहीं करती, मैक्रोस्कोपिक पार्ट को डील करती है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको डील नहीं करती। किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर है उस मैटर के बल्क लेवल तक हम इसको डील करते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स बल्क लेवल तक को डील करती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्ट को डील करती है, माइक्रोस्कोपिक पार्ट को डील नहीं करती है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि यूनिवर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो सिस्टम एंड अदर देन सराउंडिंग, अदर इज सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम तो यह है कि यूनिवर्स का वो एरिया, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज हो गई, उसका वो एरिया या वो वॉल्यूम या वो जगह जिसको हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, विच इज कॉल्ड सिस्टम। मीन्स एरिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्स विच सिलेक्ट फॉर thermodynamical study। फॉर एग्जाम्पल एक कप ऑफ टी, चाय का एक कप है जिसमें हम टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के उसके टेम्परेचर को टाइम के साथ कितना उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है या कितने टेम्परेचर में फॉल आ रहा है, टाइम के साथ जो टेम्परेचर डिफरेंस की जो रेट है उसकी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल the changing in temperature with time of cup of tea। चाय के कप के अंदर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। देन जो चाय का कप है आपके पास वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया आपके पास, यूनिवर्स का एक पार्ट हो गया ये। एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग यूनिवर्स के बाकी पार्ट को हम सराउंडिंग नाम देते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया सिस्टम से, यानी कि जो यूनिवर्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम वो पार्ट है जिसमें हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं, सिलेक्टेड पार्ट है, और जो सराउंडिंग है वो अदर देन सिस्टम पार्ट है। सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम के टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ऑन बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड मैटर, एक on basis of arrangement of substance। सब्सटेंस के अरेंजमेंट के बेस पे। तो ऑन बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड मैटर हमने सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, and third is isolate system। on basis of arrangement of substance हमने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है अरेंजमेंट के बेस पे। वन इज होमोजीनियस, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड मैटर। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक पार्ट है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड
is isolate system. Open system. जिस टाइप से हमने एग्जांपल लिया, एक चाय का कप है, चाय के कप में से मैटर फ्लो कर सकता है। चाय का कप तो क्या हो गया, सिस्टम हो गया, कप ऑफ टी ये एक सिस्टम हो गया जिसमें हम थर्मोमीटर लगा के इसमें थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं। मैटर यहाँ पे फ्लो कर पा रहा है क्योंकि ओपन है, ये कोई बाउंड्री नहीं है इसके एक साइड में, और बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट का फ्लो भी हो सकता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम टू सराउंडिंग, ये सिस्टम हो गया, बाहर का पार्ट क्या हो गया, सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग सिस्टम, हीट एंड मैटर बोथ कैन बी फ्लो। System in which heat and matter both can be flow from system to surrounding and surrounding to system and vice versa. Is called open system. For example, cup of tea, ice in open container, यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने के लिए बाउंड्री तो है, लेकिन कंप्लीटली बाउंड्री नहीं है। एक डायरेक्शन से मैटर फ्लो कर सकता है और किसी भी डायरेक्शन से हीट फ्लो कर सकती है। मीन्स देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि दोनों ही चीज फ्लो कर पा रही है, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को हम नाम देते हैं ओपन सिस्टम। सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है, और ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें मैटर फ्लो नहीं कर सकता, केवल हीट फ्लो कर सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। यानी कि सिस्टम जिसमें हीट फ्लो कर सके सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, और मैटर फ्लो नहीं कर सके। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री डिसाइड होगी जिसमें से मैटर फ्लो नहीं कर पाएगा, केवल हीट फ्लो कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर, कुकर में हम सब्जी डाल के उसको क्या है पकाएंगे तो हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन जब बिल्कुल पैक होता है उस टाइम वहां पे मैटर फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वेपर बाहर निकलने लगती है, इसका मतलब मैटर भी फ्लो कर पा रहा है, तो उस टाइम जो कुकर प्रेशर कुकर है, जब वो वेपर बाहर निकलती है उस टाइम वो ओपन सिस्टम हो जाता है, और जब तक वेपर बाहर नहीं निकलती तब तक वो क्लोज सिस्टम होता है। मीन्स सिस्टम इन विच ओनली हीट can be flow from system to surrounding and vice versa, not matter cannot be flow। यानी कि मैटर फ्लो नहीं कर पाएगा, केवल क्या कर पाएगा, इसके अंदर से हीट फ्लो कर पाएगी। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं देयर इज ए बाउंड्री प्रेजेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, therefore from system to surrounding and surrounding to system,
सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। केवल कौन फ्लो कर पाए, मैटर फ्लो नहीं कर पाए और हीट फ्लो कर पाए। यानी कि बाउंड्रीज कंडक्टर ऑफ हीट, बाउंड्री जो है वो कंडक्टर होगी हीट की। फॉर एग्जांपल दिस, चारों तरफ से हमने बंद कर दिया, ये क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर मैटर है आपके पास, मैटर तो अंदर ही है लेकिन हीट फ्लो कर सकती है। ये इसका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर कुकर, जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हॉट वाटर इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर हॉट वाटर। थर्ड इज आइसोलेट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें थर्मल इंसुलेटर लगा हुआ हो, चारों तरफ से बंद हो, एक बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, चारों तरफ से वो बंद है, क्लोज टाइप का सिस्टम है, लेकिन थर्मल इंसुलेटर है इसके अंदर, जबकि क्लोज सिस्टम में क्या था, थर्मल कंडक्टर या हीट कंडक्टर प्रेजेंट था। तो यहाँ पे थर्मल इंसुलेटर, यानी कि हीट और मैटर दोनों ही सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम अगर फ्लो नहीं कर पाते हैं, देन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेट सिस्टम। मींस सिस्टम इन विच हीट एंड मैटर, हीट को हम एनर्जी टर्म से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी एंड मैटर कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। Means there is a boundary present between system and surrounding, and boundary is थर्मल इंसुलेटर। बाउंड्री कैसी होगी, थर्मल इंसुलेटर। देयरफॉर हीट एंड मैटर कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग and vice versa। यहाँ पे हम एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेट सिस्टम, कॉल्ड आइसोलेट सिस्टम। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क ऐसा फ्लास्क है जिसमें हम हीट या गर्म चीज अगर उसमें डाल देते हैं तो गर्म ही रहती है कुछ टाइम बाद तक भी, और अगर ठंडी चीज उसमें डालते हैं तो ठंडी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक ऐसी बाउंड्री डिसाइड कर दी जिससे हीट का फ्लो नहीं हो पा रहा। मैटर का फ्लो तो इसलिए नहीं होगा कि क्लोज हमने उसको कंटेनर को बंद कर दिया है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं थर्मस फ्लास्क। लेकिन कोई भी आइडियल आइसोलेट सिस्टम नहीं है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में भी अगर हम कुछ चीज डाल देंगे, गर्म चीज हमने डाल दी, सपोज करो 90 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई वाटर डाल दिया या टी डाल दी उसके अंदर, तो उस कंडीशन में हम जब उसको दूसरे दिन देखेंगे तो अगर वो आइसोलेट सिस्टम आइडियल होता
तो दूसरे दिन भी उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ टेम्परेचर वहां से रिलीज हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेट सिस्टम जो है कोई भी आइडियल आइसोलेट सिस्टम नहीं है। देयर इज नो वन आइडियल आइसोलेट सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स का दूसरे यूनिवर्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज हो गई, जिसमें सन भी है, मून भी है, अर्थ भी है, प्लैनेट्स बाकी के भी हैं, सब उसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स का अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो एक यूनिवर्स एक आइसोलेट आइडियल सिस्टम होगा। यूनिवर्स इज आइसोलेट आइडियल सिस्टम। और इतने बड़े यूनिवर्स पे हम उसको सिस्टम तो मान नहीं सकते, क्योंकि उसका सराउंडिंग से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, लेकिन उसका होता नहीं। तो यूनिवर्स को हम एक आइडियल आइसोलेट सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि वहां से एनर्जी और मैटर दूसरे सिस्टम या दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता। इस टाइप से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम है आपके पास जिसमें मैटर भी प्रेजेंट है और थर्मल इंसुलेटर भी प्रेजेंट है। ये हमने इसमें थर्मल इंसुलेटर लगा रखा है। यहाँ मैटर है, हीट और मैटर दोनों ही फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेट सिस्टम। थर्मस भी एक आइसोलेट सिस्टम का जनरल एग्जांपल है, लेकिन थर्मस में होता क्या है, थर्मस इस टाइप का होगा। यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा होता है, जिससे हम वैक्यूम कर लेते हैं। ये जो प्लेस है ये वैक्यूम है, बाहर भी शाइनिंग प्लेस है और अंदर भी शाइनिंग प्लेस हम यूज करते हैं। अंदर से भी चमकीला उसके ऊपर लेयर कर लेते हैं और बाहर से भी चमकीली लेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हीट जब फ्लो करती है तो उसको मीडियम की नीड होती है। तो यहाँ पे हमने वैक्यूम कर दिया तो हीट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है तो कोई मीडियम नहीं है। तो एक तो कंडीशन होगी, बाहर की हीट आएगी यहीं रुक जाएगी, अंदर की हीट आएगी यहीं रुक जाएगी। अगर वो रेज की फॉर्म में आ रही है तो शाइनिंग होने की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रेज की फॉर्म में आ रही है शाइनिंग होने की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर वो एनर्जी की फॉर्म किसी और फॉर्म में आ रही है तो उसको फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम हमने क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया, तो मीडियम भी नहीं मिलेगा, तो अंदर की हीट अंदर ही रहेगी और बाहर की बाहर ही रहेगी। तो उस कंडीशन में हीट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेट सिस्टम। अब मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम की। होमोजीनियस सिस्टम a system said to be homogeneous in which matter uniformly arranged throughout यूनिफॉर्मली अरेंज थ्रूआउट। कहने का मतलब ये है कि अरेंजमेंट के बेस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होमोजीनियस है एक हेट्रोजीनियस है। यानी कि एक होमोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर जो मैटर हमने डाल रखा है वो मैटर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो थ्रूआउट पूरे सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम को हम नाम देंगे होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इट कैन कंटेन ओनली वन फेज। वन फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड या फिर प्योर गैस होनी चाहिए। और मोर देन वन फेज,
which are homogeneous, which are miscible या mixed together in any proportion, किसी भी proportion के अंदर या किसी भी रेशियो के अंदर वो आपस में कंप्लीटली मिक्स होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मोर देन वन गैसेज या मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस का मिक्सचर जो होता है वो हमेशा ही होमोजेनियस मिक्सचर होता है. ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस है फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर, वाटर के अंदर NaCl का सॉल्यूशन, या फिर शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर शुगर का सॉल्यूशन. ये सभी होमोजेनियस सिस्टम के एग्जांपल हैं. तो एक तो था होमोजेनियस, दूसरा हेटेरोजेनियस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, तो उस सिस्टम को हम नाम देंगे होमोजेनियस. कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है और आइसोलेट हो सकता है, यानी कि वो टाइप अलग थे, ये टाइप अलग है. सेकेंड इज हेटेरोजेनियस. ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट होती है या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में एवरी प्रोपोर्शन में कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होते हैं, तो उस सिस्टम को हम नाम देंगे हेटेरोजेनियस सिस्टम. यानी सिस्टम इन विच मोर देन वन फेज और more than one components are present which not miscible completely in every proportion or every ratio, means not uniformly arranged throughout, is called heterogeneous system. उस सिस्टम को हम नाम लेंगे हेटेरोजेनियस सिस्टम. फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. आइस और वाटर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लो करता है. मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का मिक्सचर जिसको हम इमल्सन नाम देते हैं. एग्जांपल ले सकते हैं हम मिल्क और कोई कोलोइडल सॉल्यूशन, प्रोटीन का कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन. सभी कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोजेनियस होता है. तो इस टाइप से कोई भी हेटेरोजेनियस सिस्टम ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है और आइसोलेट हो सकता है. ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. अब हम बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स. ये किसी सिस्टम की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम एक प्रोसेस को, जब हम सिस्टम की प्रोसेस को हम लेके चलें तो इनिशियल स्टेट से जब सिस्टम फाइनल स्टेट पे पहुंचता है तो जिस पाथ से वो गया है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम. और प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करते, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. यानी कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम
which depends upon initial and final state of system does not depends on path of process. प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल फाइनल स्टेट पे। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक सिस्टम था जिसमें हमने एक गैस फिल कर रखी थी और गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। केल्विन में भी हम यूज कर लेंगे इसको। फिर हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, गैस का वॉल्यूम बढ़ा होगा। फिर बढ़ा के हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर घटा के हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर घटा के हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। हम अगर इसको इस टाइप से करते कि 25 से पहले हमने इसको 45 कर दिया, 45 डिग्री से इसको हमने 60 डिग्री कर दिया और 60 डिग्री से वापस हमने 30 डिग्री कर दिया, यानी कि अभी भी ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, दो पाथ हो गई। तो जो टेम्परेचर है एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। यानी कि इनिशियल स्टेट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और फाइनल स्टेट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम केवल चेंज देखें तो चेंज कितना करके ले गए उससे हमें कोई मतलब नहीं, किस पाथ से गए उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने 25 से 30 कर दिया, इसका मतलब चेंज हुआ कितना? 30 माइनस 25, ओनली +5 का चेंज आया। यानी फाइनल माइनस इनिशियल से हम चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पाथ के लिए भी चेंज वही है और इस पाथ के लिए भी चेंज वही है। यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड कर रही है? केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। किस पाथ से हम उसको कन्वर्ट करके लेके आए उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि चेंजिंग इन स्टेट फंक्शन में जो चेंज है कैलकुलेटेड बाय change in state function which is equal to final state माइनस इनिशियल। केवल फाइनल माइनस इनिशियल से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे चेंज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अदरवाइज ये कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अगर 25 से लेके हम यहाँ 20 पे लेके आते, यहाँ से भी 25 से लेके 20 पे लेके आते तो चेंज 20 माइनस 25 होता, मीन्स -5 होता है। चेंज जो होता है टेम्परेचर का, यानी कि स्टेट फंक्शन का जो चेंज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। केवल फाइनल माइनस इनिशियल से कैलकुलेट किया जाता है। चेंज इन स्टेट फंक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। चेंज जीरो भी हो सकता है, कोई चेंज नहीं आए, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर सेम था तो कोई चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में। तो चेंज जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। कैलकुलेटेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेट में क्या था वो फिजिकल प्रॉपर्टी और इनिशियल स्टेट में वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जितने भी स्टेट फंक्शन है उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। स्टेट फंक्शंस डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर को से हम उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल नाम देंगे। ज्यादातर जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वो स्टेट वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ध्यान दे लेना टेम्परेचर है यहाँ पे वो केल्विन में ही होगा, इसको हम T से डिनोट करेंगे। प्रेशर P से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम V से डिनोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी को हम यू या फिर ई से नोट कर सकते हैं, यू भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं। एंथैल्पी एच से नोट करेंगे, एंट्रोपी एस से नोट करेंगे, हीट कैपेसिटी सी से नोट करेंगे हीट कैपेसिटी को। गिव्स फ्री एनर्जी इसको हम कैपिटल जी से नोट करेंगे। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इसको हम ए से नोट करेंगे। इन कैपिटल लेटर से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, गैस फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सभी क्या है? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल हैं, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि किस पाथ से प्रोसेस चल रही है। और इनमें जो चेंज है उसको हम इस टाइप से नोट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डेल्टा टी विच इज चेंजिंग इन टेम्परेचर, विच इज टेम्परेचर ऑफ फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ इनिशियल। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसी टाइप से डेल्टा जो पी आएगा विच इज प्रेशर ऑफ फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ इनिशियल, डेल्टा ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ फाइनल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, डेल्टा ऑफ यू विच इज इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल, डेल्टा ऑफ एच विच इज एंथैल्पी ऑफ फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल, delta of S entropy change which is entropy of final minus entropy of initial। इसी टाइप से हीट कैपेसिटी C, डेल्टा ऑफ C which is C of final minus C of initial। इसी टाइप से गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G which is final minus initial and delta of A हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फाइनल माइनस फ्री एनर्जी ऑफ हेल्महोल्ट्ज इनिशियल। इस टाइप से हम डिनोट करेंगे और कैपिटल लेटर से इनको हम डिनोट करते हैं। सेकेंड इज पाथ फंक्शन और पाथ वेरिएबल्स। किसी सिस्टम की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड करती हैं कि किस पाथ से प्रोसेस चल रही है, उनको हम नाम देते हैं पाथ फंक्शंस, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which do not depends upon does not depends upon initial and final state of system, only depends on the path of process। प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करती है, आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस और पाथ वेरिएबल्स। केवल दो टाइप के पाथ फंक्शन है, विच इज क्यू denoted by generally denoted by small letter से इनको जनरली हम डिनोट करते हैं Q, which is small quantity of heat evolved or absorbed by system
ये पाथ फंक्शन है। एंड डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम। ध्यान देना, हमने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। सिस्टम वर्क कर सकता है सराउंडिंग पे या सराउंडिंग वर्क कर सकता है सिस्टम पे। तो वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब है कि वर्क डन बाय सिस्टम टू सराउंडिंग, एंड वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। दोनों अलग अलग चीजें और स्मॉल लेटर से हम उनको नोट करते हैं। दो पाथ फंक्शन है, बाकी सभी स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, जो उसमें प्रेजेंट है, और एक वो जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। नंबर फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम में प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon amount of substance or matter present in system are called extensive property. Of system. सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम डिनोटेड बाय कैपिटल वी। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसी सब्सटेंस का अमाउंट कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। मास स्मॉल एम या कैपिटल एम से हम डिनोट कर रहे हैं। अमाउंट ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, अमाउंट कम होगा तो मास कम होगा। जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इंटरनल एनर्जी, ई और यू, इससे काउंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। एंथैल्पी, एच। हीट, क्यू, या फिर कैपिटल क्यू से नोट कर रहे हैं इसको हम। हीट स्मॉल क्यू या कैपिटल से, जनरली हम स्मॉल से करते हैं जबकि कैपिटल से हम कर सकते हैं। ये अमाउंट पर डिपेंड करती है। एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस। जितने भी टाइप की जो एनर्जीज हैं उनकी टर्म जो होंगी वो डिपेंड किस पे करेंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, और वो डिपेंड करती हैं उनके अमाउंट पे कि उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है। सेकेंड आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। The properties या physical properties of the system which not depends upon amount of substance present in system are called
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, कैपिटल पी से नोट किया हमने। टेम्परेचर, कैपिटल टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी एंड सीवी। सीपी तो है कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी है, और सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट, कंसंट्रेशन, ये इस टाइप की प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस कमरे में अगर दो सब्सटेंस रखे हुए हैं, एक सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। या फिर मैं कहूँ कि एक ग्लास लिया है जिसमें हमने पानी ले रखा है, एक बुकेट ले रखी है जिसमें हमने पानी ले रखा है। बुकेट में 10 kg वाटर है और ग्लास के अंदर 100 ml वाटर है, तो दोनों पे फिर भी प्रेशर इक्वल होगा। दोनों ओपन कंटेनर में रखे हुए हैं तो दोनों प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल। तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर। दूसरा टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा तो ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही वाटर है तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वाटर है दोनों, तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों की डेंसिटी सेम होगी विच इज 1 ग्राम पर सीसी, तो डेंसिटी भी सेम है, इसका मतलब डेंसिटी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। इस टाइप से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट रहता है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट वाटर की वो भी कांस्टेंट है। इसके अलावा कंसंट्रेशन, अगर उसमें कोई सब्सटेंस हम डिसोल्व कर देते हैं, एक वॉल्यूम के अंदर हमने सब्सटेंस डिसोल्व किया फिर उसको बाइफ्रैक्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो इस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं तो हम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। द रेशियो, इंपॉर्टेंट चीज है ये, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always an intensive property. हमेशा ही दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव डेंसिटी, विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मास कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी कैसी है, इंटेंसिव है, ये कैसी है, एक्सटेंसिव है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इंटेंसिव को एक एक्सटेंसिव के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो मास हमें मिलेगा, मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये कंडीशन रहेगी इसके अंदर। उसी टाइप से अभी मैंने बताया कि मोलर हीट कैपेसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि पर मोल के लिए दी जाएगी, और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन की सभी टर्म भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये थी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स जो डील कर रहा है उसकी लिमिटेशंस और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्कोप की। एक तो थर्मोडायनेमिक्स किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताता है
किस सेट ऑफ कंडीशन में रिएक्शन फिजिबल होगी, अपने आप होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, इस चीज को हम थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है द प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इन ए सेट ऑफ कंडीशंस। किसी कंडीशंस के सेट के अंदर, यानी टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन, वॉल्यूम की कंडीशन, उस सेट के अंदर हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कोई रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। दूसरा, मैक्रोस्कोपिक होने की वजह से बल्क लेवल तक होती है। प्रिडिक्शन ऑफ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का, किसी रिएक्शन का जो प्रिडिक्शन है बल्क और मैक्रोस्कोपिक लेवल तक हम उसको कर सकते हैं। थर्ड, हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए थर्मोडायनेमिक्स के किसी सेट कंडीशंस में ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम तक कब अटेंड होगी, और अगर अटेंड इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी तो तक पहुंचते पहुंचते हमें प्रोडक्ट की कंडीशन क्या रहेगी और प्रोडक्ट कितना मिलेगा। मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट का वो अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, एंड एक्सटेंट ऑफ अटेंड इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेंड कब होगा उसका एक्सटेंट पता लगता है हमें, और अमाउंट कितना प्रोडक्ट का बनेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते उसका भी हमें पता लगता है। एंड फोर्थ में बता सकते हैं कि जितने भी लॉज हैं जो जनरली थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होते हैं, मीन्स लॉ ऑफ बॉयल, चार्ल्स, Avogadro's, Van 't Hoff law, Henry's law, Raoult's law, जो आगे आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फेज रूल, इक्विलिब्रियम लॉ, डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये लोग, जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात कर रहा हूँ लिमिटेशंस की, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। थर्मोडायनेमिक्स ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल तक, लेकिन एटॉमिक लेवल तक किसी प्रोसेस को ये डील नहीं करता। मीन्स बल्क और मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ मैटर not deal atomic level, molecular level of matter। थर्मोडायनेमिक्स से हम एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका कोई डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करते हैं। नॉट डील द पार्टिकल्स present in atom, electron, proton, neutron, इनको भी ये डील नहीं करता।
मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स। इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन अपने आप होगी, मीन्स स्पॉन्टेनियसली कोई रिएक्शन होगी, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेट क्या होगी ये हम थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट बाय thermodynamics in a set of conditions के सेट के अंदर हम स्पॉन्टेनिटी मीन्स अपने आप चलने वाली नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी का मतलब नेचुरल ऑफ रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट बाय थर्मोडायनेमिक्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपने आप चलेगी कि नहीं चलेगी कोई प्रोसेस इन ए सेट ऑफ कंडीशन, किसी कंडीशंस की सेट में, टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस हैं उनकी सेट में। बट रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन ड्राइव by chemical forces not explained by थर्मोडायनेमिक्स से हम ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन की रेट क्या होगी और रिएक्शन के ऊपर कौन से ड्राइवर केमिकल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये थी इनकी लिमिटेशंस, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस की, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस की वर्क डन और जो हीट थी उसकी फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे हीट भी एक एनर्जी की टर्म है, वर्क भी एक एनर्जी की टर्म है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब में क्या रिलेशन है और ये सब किस टाइप से कैलकुलेट की जाती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। समझ आ गया होगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।